तो आज का चैप्टर है सेट्स, जिसे हम हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं। तो आज हमें सेट्स पढ़ना है। क्लास 11 का मैथमेटिक्स है, चैप्टर 1। सेट्स हमारे गणित का बहुत ही बेसिक विषय है, बहुत ही बेसिक, बहुत आधार है समझिए मैथ का। अगर हम सेट्स ना पढ़ें तो मैथ्स में कई चीज़ें हमें दिक्कत मिलेगी, हमें समझने में प्रॉब्लम होगी। सेट्स का यूज मैथ में हर जगह होता है। इसका प्रयोग किसी के बीच संबंध और फलन को परिभाषित करने में भी होता है। संबंध तो आप शायद उसके बारे में उतना भलीभांति परिचित नहीं होंगे, इसे हम अगले चैप्टर में, और संबंध एवं फलन तो अगले चैप्टर में बताया गया है। पर इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है, कि जैसे ही आप शब्द और फलन के शब्द सुने तो आप अनुमान लगा सके कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो संबंध एक तरह का, जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि किसी के बीच के संबंध के बारे में बात हो रहा है। जैसे पिता और पुत्र के बीच में संबंध क्या है, और 3 और 2 के बीच में क्या संबंध है, 5 और 6 के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। संबंध यह है कि 5 6 से छोटा है। संबंध यह है कि ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के हैं। तो ये सब संबंध है। पिता और पुत्र के बीच में संबंध होता है जिस तरह से, उसी तरह से ये हर जगह हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हर जगह यह देखने को मिलता है। हर ढेर सारी कलेक्शन होती है, जैसे कि कोई बगीचा, उसमें सिर्फ एक ही तरह का पौधा हो तो वो एक संबंध हो गया। जैसे मान लीजिए एक बगीचा में सिर्फ केला केला का ही पौधा हो तो एक संबंध हो गया, किस भी बगीचा में केला का पौधा है, हरा पौधा है, तो एक कलेक्शन होता है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, सेट्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे इसमें आगे हम। तो पहले हम ये संबंध को अच्छे से जान गए हैं कि संबंध 2 के बीच में संबंध होता है। अब फलन देखते हैं। फलन भी एक तरह का संबंध ही है, एक संबंध जो बहुत तरह का संबंध होता है। इसमें बहुत टाइप्स आते हैं, तो इंग्लिश में हम रिलेशन भी बोलते हैं, और इस फलन को फंक्शन। तो रिलेशन बहुत टाइप का होता है, और एक खास तरह का रिलेशन को हम फलन या फंक्शन कहते हैं। फंक्शन भी 2 मात्राओं के बीच के संबंध का बात करता है। जैसे कि अगर कोई एक मात्रा बढ़ा तो दूसरा मात्रा भी खुद ब खुद बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लीटर दूध 40 रुपये में देता है, आपको 1 लीटर दूध 40 रुपये में देता है। अगर आपको 2 लीटर दूध लेना है तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। 3 लीटर दूध लेना है तो आपको 120 रुपये देना पड़ेगा। 4 लीटर दूध लेना है तो आपको 160 रुपया देना पड़ेगा। ये हम कैसे जानते हैं? तो ये हम जानते हैं, 1 लीटर दूध अगर 40 में दिया तो 2 लीटर को हम 2 बार जोड़ देंगे या 2 से गुना कर देंगे। आप जाने अनजाने में यहाँ पर फलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, पर यहाँ पे फलन का उपयोग हो रहा है। ये जो 2 से हम गुना करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम फलन कहते हैं। एक बढ़ा तो दूसरा खुद ब खुद बढ़ गया। 1 लीटर में रुपये का संबंध कितने रुपये का संबंध है? 40 रुपये का। 1 लीटर से 40 रुपये का संबंध है, और 2 लीटर से 80 रुपये का संबंध है। हर लीटर का अलग अलग लीटर का अलग अलग से अलग अलग रुपयों से संबंध है। तो ये भी एक तरह का संबंध ही होता है फलन। तो अच्छा, यहाँ पे हम फलन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि 1 लीटर 40 रुपया के, तो हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं। हम लोग बच्चे में पढ़े थे 7 8 में कि जो भी चीज़ करते हैं दोनों तरफ करते हैं। अगर इधर 2 से जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, अगर इधर 2 गुना करेंगे तो इधर भी 2 गुना करेंगे। तो हम यहाँ कहते हैं कि आप इधर x गुना कर दीजिए। कितना? x। और इस 40 तो इधर भी 40 में भी x गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस जगह x के जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ भी 40 गुना 1 मतलब 1 लीटर में 40 गुना 1 40। तो हम कह सकते हैं कि 1 में 40 मतलब 1 लीटर में 40 रुपया। अगर हम x के जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 40 गुना 2 80 मतलब
1 गुना 2 2 लीटर, 2 लीटर में 80 रुपया। तो यहाँ जो हम बार बार गुना कर रहे हैं, यह फंक्शन ही बता रहा है, फलन ही बता रहा है कि एक का कितना संबंध होगा रुपया से, तो 40। फलन को हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, एक एफ से, और इस तरह यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। यहाँ एफ एक्स बराबर होता है 40x, इस तरह से हम लिख सकते हैं फलन को। और अब जब यहाँ पे x की जगह 1 रखिएगा तो 40 गुना 1 40 हो जाएगा। x की जगह अगर आप 2 रखिएगा तो 2 का संबंध बताएगा, 40 गुना 2 80। x की जगह 3 रखिएगा तो 3 का संबंध बताएगा रुपया से, मतलब 3 लीटर का संबंध बताएगा रुपया से, वो हो जाएगा 120। तो इस तरह से फलन काम आता है हमारे। और इसका सेट्स जो है, इन दोनों को सेट्स जो है इन दोनों संबंध और फलन को बताने में बहुत मदद करता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि सेट्स किस प्रकार इन दोनों को बताने में कैसे मदद करता है, और सेट्स है क्या, सेट्स क्या है, ग्रुप में रहता है एक तरह का, क्या होता है, ये सभी को हम अच्छे से आगे जानेंगे। तो अभी हमने सेट्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि संबंध होते हैं, फलन होते हैं, फलन क्या होते हैं, ये सब के बारे में अभी हमने थोड़ा सा चर्चा किया आगे, और इसे विस्तार में करेंगे। सेट्स हमें ज्यामिति में भी मदद करती है। ज्यामिति हो गया या सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम, आप पढ़ेंगे आगे, ये सभी पढ़ेंगे। अनुक्रम हो गया, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में भी ये हमें मदद करती है। तो इस प्रकार सेट्स बहुत हमें मदद करती है, मैथ्स का बेसिक है। जॉर्ज कैंटर, यही है व्यक्ति जो मैथमेटिशियन है, यही सेट थ्योरी का सिद्धांत रखे, समुच्चय सिद्धांत यही रखे। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, प्रश्नों पे काम कर रहे थे, तब उनका पहली बार सेट से सामना हुआ। उस सेट से सामना कुछ इस प्रकार हुआ कि उन्हें कुछ सीरीज मिली और उसमें कुछ पैटर्न देखें, कुछ अंतर देखें, और उसमें कुछ संबंध देखें, और इसी तरह से अलग अलग पैटर्न, अलग अलग ग्रुप का सीरीज देखें और उसका पैटर्न देखें। तो इस प्रकार उनके मन में यह सेट का ख्याल आया, इसका कंसेप्ट आया। उसे हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने भाषा में लेकर आपको, अपने आम भाषा में आपको समझाने का कोशिश करेंगे किस प्रकार वह इस सेट पे सोचे, सेट का थ्योरी रखें। तो जैसे कि आप नॉर्मल बच्चे से 7-8 में से ही आप करते आ रहे हैं, तो 1 2 3 आप लिखे तो आप पूछा जाएगा आपसे कि अगला नंबर कौन होगा, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे 4, या आगे आपको 2 6 और 10, तो आपको पूछा जाएगा अगला नंबर कौन होगा, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 14। तो इसमें 4-4 का अंतर है, इसमें 1-1 का अंतर है। तो इसी तरह से अगर जैसे आप नंबर सीरीज पर हैं, तो ये नंबर ही सीरीज है, ये नंबर सीरीज है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहता था, हमें यहाँ भरना रहता था, तो ये नंबर सीरीज है। वैसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होता है, इसमें एंगल का होता है, इसमें भी नंबर का है, ये नंबर है, इसमें एंगल का होता है, इसमें एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का रहता है। तो वे क्या किए हैं, जैसे कि आपको हम समझाना चाहेंगे, छोटी सी एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए अपना एक्स वाई एक्सिस है, आप यहाँ से 30 डिग्री लीजिए, ठीक, 30 और ले लीजिए, 60 हो गया, 30 और ले लीजिए, 90 हो गया, 30 और ले लीजिए, 120 हो गया। तो ऐसे ही लेते जाइएगा तो और आगे बढ़ते जाएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और आगे बढ़ेगा अनंत तक। तो इसे हम एंगल सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल सीरीज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। इसमें आप जैसे देखिए, जैसे इसमें देख रहे थे 4-4 का अंतर है, इसमें भी आप देखिएगा तो 30-30 का अंतर है। एक एग्जाम्पल है, 30-30 का अंतर है। तो इसमें एक खास पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, 30 का अंतर। और इसमें संबंध है ना, 30-60 में कुछ संबंध है, 60-90 में संबंध है, 90-120 में संबंध है, और सभी संबंध सेम है। अगर अलग अलग हो गए, अगर ये संबंध अलग अलग होंगे तो अलग अलग पैटर्न होगा, और उसे एक ग्रुप में या एक समूह में नहीं लिया जाएगा। तो ये खास संबंध होते हैं, संबंध के खास पैटर्न होते हैं, उसका एक खास पैटर्न होता है।
उसे में ग्रुप में रखते हैं, जो सेम सेम पैटर्न रहे उसे एक ग्रुप में रखते हैं। तो हमारा पिछले का एग्जाम्पल था पिता पुत्र का, तो उसे भी हम संबंध बोलते थे। अच्छा, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि इसमें कहाँ पैटर्न है? तो पैटर्न इसमें भी होता है, पिता और पुत्र के संबंध में भी पैटर्न होता है। जैसे पिता का कुछ गुण, कुछ छवि पुत्र में आ जाता है। पैटर्न का हिंदी आप देखिए प्रतिरूप। पैटर्न का हिंदी होता है प्रतिरूप। तो इसका कुछ रूप, इसके जैसा कुछ सिमिलैरिटी, कुछ समानताएं पुत्र में भी आ जाती है और पुत्र के पुत्र में भी आ जाती है। तो इस तरह से इसका एक सेम पैटर्न का संबंध बनता है और इसे ग्रुप बोल देते हैं। तो अगर हम चाहें तो जिस तरह से हमारा 1 2 3 4 इसका एक नाम है, क्या नाम है इसके, इस ग्रुप का क्या नाम है? प्राकृतिक संख्या, याद आया आपको? और 0 1 2 3 इसका भी एक नाम है पूर्ण संख्या। तो जिस तरह से इन सभी का नाम है, अपना दिया हुआ नाम है, उसी तरह से इसका भी अपने मन से कुछ रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। हम रख दिए मान लो 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल का ग्रुप है ये, मतलब 30 डिग्री का अंतर, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस एक खास सीरीज, इस सीरीज की एक खास बात यह है कि अगर आप इसका पैटर्न नहीं जानिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बिना पैटर्न के अगर आपसे पूछे कि आगे नंबर कौन होगा तो आप नहीं बता पाइएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर नहीं लिखे और सिर्फ आपको 120 लिख दे, 120 लिख दे, आप बोले कि आगे क्या लिखेगा, तो आगे कोई 121 लिख सकता है, कोई 124 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, अगर वो इसके इधर का नंबर ना देखे तो वैसे ही अगर पैटर्न ना बताया जाए आपको तो आप आगे का नंबर नहीं बता सकते हैं। प्रतिरूप, तो आप आगे का एंगल नहीं बता सकते हैं। तो पैटर्न की यहाँ यह महत्व है। तो यहाँ पर जॉर्ज कैंटोर को, यहाँ पर यह ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में यह खास बात उन्हें दिखी कि सभी में खास अंतर है। और भी कई तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थी, तो सभी में खास अंतर है, एक खास पैटर्न है। तो एक अलग अलग ग्रुप बन रहा है। इस अलग अलग ग्रुप को हम एक सेट बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा सेट का कंसेप्ट आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग संबंधों के अलग अलग पैटर्न के ग्रुप को अलग अलग सेट कहेंगे। तो सेट का हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने आम भाषा में एक लाइन लिखवाना चाहेंगे आपको कि कोई खास संबंध किसी ग्रुप में कोई खास संबंध का पैटर्न या प्रतिरूप हो तो उसे हम सेट या समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेट थ्योरी का कंसेप्ट आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह जानेंगे और उसके कुछ परिभाषित अच्छे से जानेंगे। अभी हमने जो परिभाषा कुछ देर पहले दिया वो एक खुद का परिभाषा अपने से बनाया हुआ था, और अब जो परिभाषा देंगे वो जो किताब का परिभाषा है, जो हमारा फॉर्मल तरीका है। सेट को जानेंगे और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसे निरूपित करते हैं ये जानेंगे। समुच्चय और उनका निरूपण।
तो हमारे प्रतिदिन हम अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसे वस्तुओं का नाम लेते हैं जो संग्रह समूह को प्रदर्शित करता है। जो शब्द को नाम लेते ही मन में ख्याल आता है कि इकट्ठा है, ढेर सारा है, ग्रुप में है। जैसे कि अगर हम बोले ताश की गड्डी, पब्लिक का भीड़, लोगों का भीड़, क्रिकेट टीम, ये सब का नाम लेते ही मन में ख्याल आता है कि ये इकट्ठा है, ग्रुप में है। अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या बोलें तो इसमें भी 3, 7, इस तरह की ढेर सारी नंबर आती है। प्राकृतिक संख्या बोले तो 1, 2, 3, एक ग्रुप में नंबर आती है। तो ये तो पक्का है कि सेट में ग्रुप होना जरूरी है। ग्रुप है तो सेट है। अब इस ग्रुप में ये कैसा ग्रुप होना चाहिए? तो ग्रुप जब भी बनता है तो सेम ही तरह का ग्रुप बनता है। एक और भी बन सकता है, अलग तरह का ग्रुप बन सकता है। तो जो सेम तरह के सेम संबंध का ग्रुप होता है उसी को हम सेट कहते हैं। ये अच्छे से लिखेंगे हम। पहले कुछ हम जान लेते हैं जो हमारे इस आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हमें कुछ डिनोट करना पड़ेगा। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कुछ अक्षर जान लेते हैं। एन का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, ये सब हम अच्छे से जान लेते हैं। अगर एन कहीं हो तो इसे हम प्राकृतिक संख्या समझेंगे। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का सेट, समझ रहे हैं? जैसे कि कहीं 1, 2, 3, ये भी एक तरह का ग्रुप ही है। किसका ग्रुप है? तो प्राकृतिक संख्या का ग्रुप है। तो प्राकृतिक संख्या का सेट है। तो इस तरह से इस सेट को हम एन से डिनोट करते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैपिटल लेटर को भी एन से डिनोट करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जेड, अगर जेड रहे तो इसे हम पूर्णांक समझेंगे। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर का सेट। क्यू रहे तो हम इसे परिमेय समझेंगे। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर। आर रहे तो इसे हम वास्तविक समझेंगे। वास्तविक संख्या से हम रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह का सेट है, इसे हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। और भी रहता है, आर प्लस रहे तो सिर्फ हम धनात्मक धनात्मक वास्तविक बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे। ये सभी है हमारे पास। और हम सेट का एक डिफिनीशन जान लेते हैं। सेट को अगर हम हिंदी में बोलें, समुच्चय को, तो इसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि वस्तुओं के वस्तुओं को अच्छे से परिभाषित किया हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम, अगर आप कहिएगा कि, अगर हम आपको कहें कि 10 अपने फेवरेट साइंटिस्ट का नाम बताइए, तो इसमें हमें अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। किसी का 10 फेवरेट साइंटिस्ट कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। तो इसमें अच्छे से परिभाषित नहीं है कि ये 10 पे फेवरेट साइंटिस्ट का यही होगा। सबका अपने अपने पर डिपेंड करता है। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो ये अच्छे से डिफाइन नहीं है, अच्छे से परिभाषित नहीं है। तो सेट होने के लिए दो चीज होना चाहिए। पहला तो ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा उस ग्रुप को अच्छे से परिभाषित किया होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं, ग्रुप किसका होगा? कुछ वस्तु का होगा, एलिमेंट कुछ का होगा। तो वस्तु हम मान लेते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय
कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में भी एक बार लिख लेते हैं, इसी को बस इंग्लिश में, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड जो पीछे हम आपको सेट का परिभाषा बताए थे, आप मिलाइएगा उसको इससे तो आपको समान ही दिखेगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सेट क्या होता है ये हम आप अच्छे से जान गए हैं। अब हम इसे रिप्रेजेंट करना भी आगे सीखेंगे, किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले हम कुछ वर्ड पे ध्यान देंगे, हम आगे देखते हैं। जैसे कि समुच्चय के लिए, समुच्चय में अगर हम वस्तु बोलें या एलिमेंट बोलें, अवयव या सदस्य, सभी एक ही वर्ड है, सभी एक ही शब्द है। अगर हम बोलें समुच्चय में ये वस्तु है, या बोले समुच्चय में ये एलिमेंट है, वस्तु है, या इंग्लिश में इसे बोले तो ऑब्जेक्ट, माने इन ऑब्जेक्ट का समुच्चय है, सेट है, या इन एलिमेंट का अवयव, ये अवयव का इन अवयव का एलिमेंट है, ये बोले, या बोले ये मेंबर का है सेट, तो ये सभी एक ही को समझा जाएगा, ये तीनों वर्ड एक ही माना जाएगा सदस्य। और कैपिटल लेटर में हम सेट को डिनोट करते हैं, जैसे वहां पे नेचुरल नंबर का जो सेट था हमारे पास उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते थे, है ना, याद है आपको। तो कैपिटल एन से हम सेट को डिनोट करते हैं। और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। जैसे ये तो हमारा सेट हो गया कैपिटल लेटर में, और इसमें कुछ एलिमेंट होंगे उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ए बी। सेट को हम कैपिटल लेटर में और उसके एलिमेंट, उसके सदस्य या बोले उसके वस्तु को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए सेट एन है और उसका वस्तु ए बी सी है, तो उसे स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। जैसे कि एक रियल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक सेट बनाइए जिसका वॉवल लेटर हो, तो आप क्या लिखिएगा, ए ई आई ओ यू, तो ये सभी स्मॉल लेटर में है। और अगर हम चाहें इस सेट का नाम देने के लिए तो हम अपने मन से ए दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ए सेट में, सेट ए में ये जो स्मॉल लेटर ए है वो इसके सेट में है, सेट ए में है ना। ये अगर हमें बोला जाए कि यह लिखिए कि एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग करता है, सेट ए का है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते थे ना मैथमेटिक भाषा में कि 3 5 से बड़ा है, तो कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। तो वैसा ही यहाँ भी करना है कि ये एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग करता है, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन का उपयोग करेंगे और यहाँ लिख देंगे ऐसे, ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मान लीजिए बी है, ये बी, ये तो इस ए सेट ए का बिलोंग नहीं करता है, तो अगर हमें लिखना है कि एलिमेंट बी सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से काट देंगे। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से सेट को दर्शाया जाता है, ठीक है। कैसे इसे दर्शाया जाता है, इसे दर्शाने की दो विधि है। पहला विधि है रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। तो हम पहले लिख लेते हैं, समुच्चय के निरूपित करने के दो विधि होते हैं। समुच्चय के निरूपित करने की दो विधियां
पहला रोस्टर या इसे बोल सकते हैं सारणीबद्ध। सारणीबद्ध रूप, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है समुच्चय, निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम इसे फर्स्ट को जान लेते हैं, रोस्टर विधि। रोस्टर रूप क्या है, सारणीबद्ध रूप क्या है। सारणीबद्ध रूप जैसे हम अपने क्रम में लिखते थे, सिर्फ एलिमेंट को लिख देते थे, वही सारणीबद्ध है, वही रोस्टर फॉर्म है। तो मान लीजिए आपके पास कहा जाए आपको कि कोई नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या कुछ ऐसा नंबर बताइए जो 2 से विभाजित हो। तो आप बोलिएगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे बढ़ते जाए। फिर आपको बोल दे कि 2 से विभाजित हो और 10 से छोटा हो, तो आप 2, 4, 6, 8 लिखिएगा। तो इस तरह से हम ये जो फॉर्म होता है इस तरह से हम लिखेंगे, और इसे एक मंझले कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं मंझले कोष्ठक या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैसेस, इस ब्रैसेस में इसे डाल देंगे इस तरह से। और हम इसे मान लीजिए इस सेट का नाम हम देना चाहते हैं, ये क्या है, इवन नंबर है, तो मान लीजिए कैपिटल ई से इसे डिनोट करना चाहते हैं तो देख कर सकते हैं, और ई इजकल टू लिख सकते हैं मंझले कोष्ठक के भीतर इस तरह से 2, 4, 6, 8। इसका एक और देखिए, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सीरियल नंबर से ही लिखें, क्रम में ही लिखें, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 4, 6, 8, 2, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म। और बात ध्यान रखने की है कि कोई अगर लेटर कभी रिपीट हो रहा है तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्कूल, SCHOOL, अगर इसका हमें समुच्चय बनाना है, इस स्कूल वर्ड के लेटर का समुच्चय बनाना है, तो हम इस तरह से बनाएंगे SCHOOL, इस प्रकार बनाएंगे, डबल ओ नहीं लिखेंगे। अगर कोई वर्ड लेटर, कोई अक्षर या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही लिखेंगे। अगर 3 गो ओ है तो भी हम एक ही लिखेंगे। हम सेकेंड विधि की तरफ चलते हैं, समुच्चय निरूपण विधि के, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण रूप के तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, एक चीज जानिए, हर सेट का एक ग्रुप होता है, हर ग्रुप का एक अलग गुण होता है। किसी का अगर दूसरे ग्रुप के गुण के साथ मिल जाए तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे, उसे उसे भी उसी के सेट जैसा कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, दोनों का ग्रुप का गुण सेम है, तो वो ग्रुप अलग अलग नहीं कहा जाएगा, दोनों एक ही कहा जाएगा। तो अलग अलग सेट का अलग अलग गुण होता है, ग्रुप होता है। तो इसे लिखना, इसे इसे क्या है कि इसके पिछले रूप में हम सिंपली एलिमेंट लिख देते थे, और इसमें क्या है, उस एलिमेंट का गुण लिखना है, कुछ नहीं लिखना, बस उसका गुण लिखना है। कैसे लिखना है, मान लीजिए हम डिनोट कर दिए उस लेटर को, सेट को इस तरह से डिनोट किए, ई से डिनोट किए, कर दिए, इक्वल टू दे दिए, ये हमारा ब्रैसेस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, ये दे देंगे कॉलन का चिन्ह, और यहाँ x लिखेंगे। और हमारा पिछले क्या था, पिछला वाला क्या था, थोड़ा देख लेते हैं, 4682। तो हम यहाँ लिखेंगे 4682 था ना, ये रफ में लिख रहे हैं, या 2468 भी लिख सकते हैं। तो
यहाँ हम लिखेंगे x कॉलन x इज इवन नंबर, और यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे कि x इज लेस देन 10। इससे हमें यह समझ में आता है, इसे हम कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि x एक सेट है या समुच्चय है, x एक समुच्चय है, x इवन या सम संख्या है, इवन नंबर है जो 10 से छोटा है। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से, यही हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ हम इवन नंबर को x माने हैं तो हम x लिखेंगे, अगर आप y मानते हैं तो y लिख दीजिएगा, y कॉलन y। तो इस प्रकार से हमारा समुच्चय निर्माण रूप खत्म हुआ। सेट हम आपको बताएं किस प्रकार से हम कैसे समझें, कैसा उसका कंसेप्ट था, ये सब अभी हम समझें और इसे रिप्रेजेंट करना सीखें। दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है रूप इसका, और उसमें क्या क्या विधियाँ होती है कि आगे पीछे भी लिख सकते हैं। एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस प्रकार से उसका समुच्चय निर्माण रूप भी जाने के अलग अलग का अलग अलग गुण होता है सेट का, और इसे किस प्रकार पढ़ा जाता है। अब हम इस पे आगे कुछ प्रश्न करेंगे।